नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस एयर में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का सेकंड टॉपिक, यानी कि सजीव और उनके लक्षण। और आप एक बात ध्यान रखिए कि भाई जो भी हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 और एमपीटेट 2020 के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्रम से पढ़ने वाले हैं। जो भी टॉपिक में दिया गया है सिलेबस में जो है उसके अनुसार ही हम सारे टॉपिक ले रहे हैं, तो आप लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो आज देखिए हम टॉपिक करते हैं शुरुआत किसकी, सजीव की। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि जानवर, वृक्ष, बस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बादल, ट्रक आदि इत्यादि बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो आपको मालूम है कि भाई जो वस्तुएं सजीव होती हैं वो क्या क्या है, जैसे कि जानवर हुआ, वृक्ष हुए, कीड़े मकोड़े, तो ये सभी तो सजीव होते हैं। तो ये सब हम सभी पहले से जानते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद बस, बादल, ट्रक ये सभी निर्जीव होते हैं, तो ये भी हम जानते हैं। अब हमें पता है कि जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी क्या हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता चलता है कि भाई ये क्या है, सजीव है। यानी जानवर हुआ, मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, सूक्ष्म जीव हुए, ये सभी सजीव होते हैं। ये हमें मालूम कैसे चलता है? भाई हमें पता है जो सजीव होता है वो जो भी जानवर है या सूक्ष्म जीव है सभी कोई ना कोई क्रिया तो जरूर करते हो, तो इसी से तो हमें मालूम चलता है कि भाई ये क्या है, सजीव है। तो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से उन्हें अलग बनाते हैं। ये मतलब कि सजीव में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाते हैं। यानी कि निर्जीव वस्तुओं में ऐसी क्रियाएं नहीं होंगी जो सजीव में होंगी। तो सभी सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षण क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लक्षण देखने वाले हैं सजीव के, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अंदर कुछ और भी पॉइंट निकलने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। तो विशेष लक्षण हम देखने वाले हैं सजीव के। तो देखिए सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहला लक्षण दिखाई दे रहा है कि सजीव जो होते हैं, सजीव सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर कोई भी जीव है यानी सजीव है तो उसको भोजन जरूर चाहिए, तभी वो उसकी जैविक क्रियाएं कर पाएगा। जैसे कि सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उन्हें उनकी वृद्धि और उनके शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब कि अब जो भी सजीव होगा उसके लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, भाई भोजन जरूर चाहिए, क्योंकि बिना भोजन के उसकी जो जैविक क्रिया मतलब कि जो उसकी डेली यूजेस, जो वो डेली काम कर रहा है या भोजन के लिए ढूंढने जाना, दौड़ना, भागना, है ना, तो हंसना रोना, इस तरह की जो भी क्रियाएं सजीव की वो सभी क्या है, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये करने के लिए उसे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए होती है। तो इनके लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधे जो होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बना लेते हैं, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। परंतु जो जंतु होता है यानी कि जो प्राणी होता है, ठीक है, जंतु होता है या जो प्राणी होता है वो ऐसा स्वयं नहीं कर पाता है। मतलब कि वो खुद जो है भोजन नहीं बना पाता है, मतलब स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो वो कर नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं करता ये भी आप ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफिल सॉरी, इसके कारण होती है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह एक क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वह अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, कैसे रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी हम जो जंतु हैं या प्राणी हैं, मनुष्य भी क्या एक जंतु है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष कैसा कि मान लीजिए कोई वस्तु ये पेड़ पौधों से डायरेक्ट हमने प्राप्त कर ली प्रत्यक्ष रूप से, और कुछ अप्रत्यक्ष यानी कि स्वयं ऑटोमेटिक जो है शरीर के अंदर प्राप्त हो जाती है, कोई चीज़ बन जाती है अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्राप्त करते हैं। अब कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतु को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खा जाते हैं। भाई कुछ जीव या जंतु ऐसे होते हैं जो केवल किसको खाते हैं, दूसरे जंतु को खा जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, एक तरह से उच्च स्तर का मांसाहारी कह सकते हैं। और जो और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे भी खाते हैं यानी शाकाहारी को भी, सॉरी, पेड़ पौधों को यानी उत्पादक को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। तो ये केवल मांसाहारी हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर इसको हम सर्वाहारी कह सकते हैं भाई कि ये उत्पादक भी खा रहा है और जंतु भी खा रहा है, तो ये सर्वाहारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला गुण था भाई, इनका पहला लक्षण हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण की, यानी सजीव में और दूसरा लक्षण क्या होता है, तो वह होता है सजीव श्वसन करते हैं। यानी जो भी सभी सजीव हैं वो सभी क्या करेंगे, श्वसन जरूर करेंगे। और श्वसन जो होता है वो एक क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपचयन क्रिया होती है। ठीक है ना, एक बार हम पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें।
सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी सभी सभी जो सजीव हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़रूर होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो शरीर में अंदर जाकर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से क्या होता है, उसके भोजन जो होता है, जैसे मान ली शरीर में जो भी भोजन है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है हमारा शरीर। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उससे ऊर्जा बनती है। ठीक है ना, कैसे बन जाती है कि भाई जो भोजन अंदर, जैसे मान लिया आपने जो भी खाया वो सभी अंदर गया, अब उसके बाद ऑक्सीजन आई और भोजन में मिली, आकर भोजन में आकर मिलती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया करी, और ऑक्सीजन की क्रिया करने के बाद फिर क्या होता है, वहाँ से सभी जो जटिल पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित होने लगते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनने लगता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सभी अलग अलग हो जाते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो भी एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सब जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन से जो ऊर्जा मिल रही है उसमें मदद करती है। इसके बाद एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या ले लेता है, सांस लेता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई एक मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ देता है 15 से 18 बार। ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो हृदय होता है अपना वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 72 बार। चलिए इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि आगे इसमें और भी अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज ही हमारा केवल फर्स्ट पार्ट है सजीव के लिए, इसके बाद सेकंड पार्ट हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। तो आज देख लेते हैं इसमें क्या क्या है हमारे। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है कि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में होती है। ठीक है ना, लेकिन सभी में एक जैसी नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैस को अंदर लेना और बाहर करना, सभी में एक जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। तो ये आप ध्यान रखिए भाई, सभी सजीव एक जैसी गैसों को ग्रहण और उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी में अलग अलग तो होती है ये प्रक्रिया, अलग अलग अंगों के द्वारा होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो भी गैस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन करना और ग्रहण करना, तो ये अलग अलग प्रक्रिया हैं और सभी में अलग अलग अंगों के कारण होती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो किस विशेष अंगों के कारण ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, अच्छे से इसको याद रखने वाली बात नहीं है सभी। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम देख लेते हैं सबसे पहले जंतु की बात करते हैं। तो मनुष्य हुआ, शेर हुआ, सांप हुई, छिपकली हुई। ठीक है, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली और पक्षी, ये सभी फेफड़े से सांस लेते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, इनका श्वसन अंग क्या है, फेफड़े हैं, यानी कि फुफ्फुस इसको हम कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस भी नाम है इसका, और फेफड़े। तो मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली और पक्षी, ये सभी क्या लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। इसके बाद अगला है कि मक्खी, कोकरेच और कीट। यानी मक्खी हुई, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, कोकरेच, कीट यानी जो भी कीट होते हैं, वो सभी ट्रेफिया नाम के, ट्रेकिया होता है, यानी शरीर में ट्रेकिया एक श्वसन अंग पाया जाता है, ट्रेकिया या फिर बातक इसको हम कहते हैं। तो ये सभी जो कीट होते हैं वो बातक के द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद केंचुआ जो होता है, तो केंचुआ तो ध्यान रखना त्वचा द्वारा सांस लेता है। ठीक है, त्वचा द्वारा सांस लेता है कौन, केंचुआ। और इसकी जो त्वचा होती है वह होती है कैसी, आर्द्र और चिकनी होती है, यानी थोड़ी सी जलवायु, मतलब आर्द्र का मतलब एक तरह से ठंडी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, पानी की तरह होती है और चिकनी होती है, सभी ने देखा है केंचुआ। तो इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मेढक की। तो मेढक क्या होता है, फेफड़े से भी सांस ले सकता है और त्वचा से भी ले सकता है। फेफड़े से सांस बाहर आके जमीन पर लेता है, और त्वचा द्वारा जब गीले में होता है या जब उसको, मतलब ये दोनों तरीके से सांस ले सकता है। ये आप ध्यान रखिए, फेफड़े और त्वचा से सांस ले सकता है मेढक। इसके बाद जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस मछली हुई, ये दो मछली, एक से ऑक्टोपस मछली, ये सभी जो होती है गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, इनको हम क्लोम भी कहते हैं। ठीक है, तो गिल्स द्वारा सांस लेंगी और इनको हम क्लोम भी कहते हैं। इसके अलावा और नीचे आगे दिया हुआ है कि भाई जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली, ये थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है ना, तो व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली जो है, ये फेफड़े से, नासा द्वार से और बात छिद्र, बात छिद्र मतलब नासा द्वार, यानी इनका नाक भी होती है और फेफड़े भी होते हैं, तो दोनों तरह से ये सांस लेती है। क्योंकि देखिए व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली जो है, ये ऐसे जंतु हैं जो समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं और स्वच्छ वायु ले लेते हैं, यानी कि बाहर आके पानी से भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास फेफड़े भी हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन मछली जो है वो पानी से बाहर आकर भी सांस ले सकती है फेफड़े द्वारा, और अगर पानी के अंदर होगी तो नासा द्वार से सांस लेगी। ठीक है, और बाकी जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स के द्वारा
सांस लेती हैं, ऑक्टोपस जैसे कि मछली हुई और एक मछली, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे कुछ श्वसन अंग की बात। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे जो लिखा हुआ है तो इसमें हमें देखना है कि भाई पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पत्तियों द्वारा होता है। और पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो क्या होता है भाई, जो पत्तियों में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रंध्र। इस तरह से मान लीजिए पत्ती है तो छोटे छोटे छिद्र ऐसे दिखाई हमें देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कह देते हैं, रंध्र कह देते हैं। अब रंध्र इनको हम कहते हैं। तो इनसे वायु क्या होती है, अंदर जाती है, और जब अंदर जाएगी और इन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर आती है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई इनसे गैस अंदर भी जाएगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आती है। और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। ध्यान रखेंगे क्या कि वे ये जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उनके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होती है, ये भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं वो केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। बाकी जबकि रात जो होती है तो भाई रात दिन में ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया रात दिन इनकी, जबकि रात दिन क्या होती है, श्वसन क्रिया होती है इनकी। लेकिन प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो भोजन बनाएंगे वो केवल दिन में बनता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही होगा, ठीक है। लेकिन श्वसन रात दिन चलेगा। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि ऑक्सीजन अगर हमें चाहिए तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगर बात कर लें तो अगली बात है कि सजीव जो होते हैं उनमें उत्सर्जन भी होता है। सजीवों का एक लक्षण क्या है, उत्सर्जन का भी। तो परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वही सजीवों के निम्न में से क्या लक्षण है। तो 4-5 लक्षण देंगे, उनमें से एक सही लगाना हुआ है या फिर 3 सही होंगे, एक गलत होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब कैसे होता है, किस किस द्वारा होता है, वो आप देख लीजिए। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। भाई जैसे हम कोई भी काम करते हैं, छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं, यानी कुछ खराब चीज़ें बनती, कुछ अच्छी भी बनती। इसी तरह से यहाँ पे जब भोजन से जब ऊर्जा बनती है, ठीक है, अंदर शरीर के अंदर जब ऊर्जा बनती है तो उस समय सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं शरीर के अंदर, जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर शरीर में कोई अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है तो वो शरीर में क्या होता है, हानिकारक होता है शरीर के लिए, ठीक है। जिससे वृद्धि भी रुक सकती है या बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। इन अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, उत्सर्जन कह देते हैं। यानी कि आप अब यहाँ पर ये समझ गए कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन होती है एक अपचयन क्रिया, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भी क्या होता है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, ठीक है। और उत्सर्जन क्रिया का मतलब हो गया कि शरीर से कोई पदार्थ का बाहर निकलना, तो ये होता है उत्सर्जन, ठीक है। अब इसके बाद जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र और मल के रूप में होता है। तो ये तो आप जानते हैं कि मूत्र और मल के रूप में मुख्य रूप से जंतुओं से क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है, वृक्क होता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो क्या है, वृक्क है, ठीक है। और वृक्क क्या करता है, वृक्क करता है हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानता है एक तरह से। जो अपना रक्त होता है, रक्त को शुद्ध करने का काम किसका होता है, वृक्क का होता है, ठीक है। रक्त को शुद्ध करने का काम किसका होता है, वृक्क का होता है। और जब ये रक्त को शुद्ध कर देता है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ पानी के रूप में बचता है, ठीक है, जिसको जल में मिलाकर मूत्र के रूप में बाहर कर देता है। तो इस तरह से जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। श्वास अंगों से भी क्या कर देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य का पसीना जो होता है ये भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। भाई जो शरीर से हमें जो गर्मी अंदर निकलती है शरीर से, तो वो पसीने के रूप में बाहर कर देता है अपशिष्ट पदार्थ को, जो वह अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकालता है। पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। और देखो जो पक्षी होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बीट के रूप में बाहर निकालते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और मनुष्य पसीने के रूप में भी उत्सर्जन पदार्थ को यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इसके बाद और देखें तो आगे क्या लिखा, देखिए काम की सारे पॉइंट्स हैं। पौधे में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पौधे में भी क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और पौधे इन सभी अपशिष्ट पदार्थों का स्त्राव के रूप में, यानी या तो वो स्त्राव कर देगा इन सभी का,
स्त्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, या फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेता है जिससे उसको हानि ना पहुंचे। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें अंदर भी क्या बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। या तो वो उसका स्त्राव कर देते हैं, या तो मतलब वहीं बाहर निकाल दे लगते हैं अपशिष्ट पदार्थ को, या फिर उनको किसी ऐसी जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ पर जिससे उन्हें कोई हानि ना हो। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों में भी होता है उत्सर्जन। तो ये इसके बाद देखिए एक पॉइंट और हम देख लेते हैं आगे का। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जरूर करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा भाई, सजीव का एक लक्षण ये भी है कि वो उद्दीपन, यानी उद्दीपन मतलब कोई ऐसी वस्तु जो उसको प्रेरित कर रही है कुछ करने के लिए। देखिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। भाई पहले उद्दीपन को देख के प्रेरित हुआ व्यक्ति या कोई जंतु जीव, ठीक है, तो वो प्रेरित हुआ कुछ करने के लिए और उसने जो क्रिया करी वो उसकी प्रतिक्रिया कहलाती है। उसको हम अनुक्रिया भी कह देते हैं। उद्दीपक को देख के जो प्रतिक्रिया करेंगे उसको हम कह देते हैं अनुक्रिया। अब जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब हम गर्म पानी को छूते हैं तो एकदम से अपना हाथ क्या हो जाता है, बाहर की ओर हट जाता है। ठीक है, कॉकरोच रोशनी देखकर पीछे छिप जाते हैं। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आने लगता है। सूरज के छिपने के बाद कुछ फूल बंद हो जाते हैं। ठीक है, सूरज के छुपने के बाद क्या होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए छुई मुई का एक पौधा होता है। तो छुई मुई यानी गुल मेहंदी कहते हैं हम इसको। ठीक है, गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे भाई, छुई मुई का पौधा या गुल मेहंदी का पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां छूने पर क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद दिया हुआ है कि उपरोक्त उदाहरणों में उद्दीपन है, जैसे गर्म वस्तु, रोशनी, तो ये सभी यहाँ पे हम देख चुके हैं। उद्दीपन यहाँ पे क्या है, उद्दीपन यहाँ पे जैसे कि अब गर्म वस्तु को छुआ था तो गर्म वस्तु देख के एकदम हाथ अड़ गया था, तो गर्म वस्तु यहाँ पे उद्दीपन हो गई। रोशनी, रोशनी भी क्या है, एक तरह से क्या है, अपना उद्दीपन है। इसके बाद मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ गया था, तो भाई ये क्या है, अपने लिए उद्दीपन का काम करेगा। इसके बाद सूरज के छिपने पर सिकुड़ जाती कुछ पत्तियां या बंद हो जाती हैं तो सूरज का छिपना, ये भी उद्दीपन हो गया। पत्तियां छूने पर भाई सिकुड़ जाती हैं तो वो भी क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। जबकि अनुक्रियाएं क्या हैं, अनुक्रियाएं हो गई हाथ खींचे पीछे खींचना, कोकरेच का छिपना, मुंह में पानी आना। ठीक है, इसी तरह से ये फूल का बंद हो जाना और भी बहुत कुछ, जैसे पत्तियों का सिकुड़ना। तो दोस्तों आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे इस भाग में, और नेक्स्ट हम देखेंगे सजीव के बारे में कुछ और पॉइंट्स और इनके कुछ और लक्षण। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें, क्योंकि पूरा पर्यावरण हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं एमपीटेट सीटेट के लिए। और भी महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे और वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।